तो आज मैं आपके सामने किस्सा गोई कार्यक्रम में अपनी 3 कहानियाँ पढ़ने जा रही हूँ। और पहली कहानी है दादी। दादी का चश्मा टूट गया। रोमी अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस समय टीवी देख रही थी। रोमी ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में चिड़ियाघर का दृश्य चल रहा था। 2 छोटे बच्चे लोहे के सीखचों के अंदर हाथ डालकर पिंजरों में बंद बंदरों को पत्थर मार रहे थे। चोट से बचने के लिए बंदर उछल कूद कर रहे थे। ये देखकर जो मम्मी थी वो बहुत दुखी हो रही थी। उनके बार बार आंसू आ रहे थे। कुछ बंदरों को जब नुकीले पत्थर से चोट लग गई तो उसकी मम्मी बिल्कुल रुआंसी हो गई। एयर कंडीशनर रूम में भी मम्मी के माथे पर घबराहट के कारण पसीने की बूंदें थी और आंखों में आंसू। दादी का चश्मा टूट गया। रोमी एक बार फिर जोरों से चिल्लाया। टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, नया बन जाएगा। अभी मेरे डायलॉग मिस मत करवाओ, कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। रोमी सकपका गया। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वो मम्मी से चश्मे के बारे में दोबारा बात करे। वो कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतना जोर से चीख कर बोली थी कि दादी तक उनकी आवाज बड़ी आराम से पहुंच चुकी थी। दादी ने देखा कि रोमी मुंह लटकाए हुए कमरे से बाहर सीधा उन्हीं की ओर चला आ रहा था। दादी कहते हुए रोमी ने उनका हाथ पकड़ लिया। दादी का गला भर्रा गया और उनकी आंखें भर आईं। रोमी की हथेली पर आंसुओं के 2 बूंद टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हो? रोमी ने दुखी होते हुए पूछा। भला दादी 8 साल के रोमी को क्या समझाती, इसीलिए उन्होंने रोमी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं भला क्यों रोने लगी? वो तो कई बार बिना चश्मे के मेरी आंखों में पानी आ जाता है। रोमी ने दादी के उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको आपकी रामायण पढ़कर सुना दूंगा। और ये कहते हुए उसने दादी की रामायण उठा ली। दादी ने रोमी को सीने से भींच लिया और पल भर में ही न जाने कितने आशीर्वाद दे डाले। रोमी ने बिना कुछ कहे हुए टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और उनकी रामायण का पहला पन्ना पलटा। तभी वहां पर मम्मी आ गई। रोमी के हाथ में रामायण देखते ही मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हुआ नहीं है और तुम रामायण लेकर बैठ गए। दादी का चश्मा टूट गया है ना, इसीलिए उन्हें रामायण सुनाने जा रहा था, रोमी ने कहा। मम्मी ने गुस्सा से आग बबूला होते हुए दादी से कहा, रोमी तो बच्चा है, पर आप तो उसे मना कर सकती हैं ना। पहले वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा कि रामायण बैठकर पढ़ेगा। दादी ये सुनकर सन्न रह गई। वो किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर बैठ गई। अपनी सफेद साड़ी से आंखें मसलते हुए वो बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि भला किसके हाथ में रामायण है। तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि मोतियाबिंद के कारण मुझे बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं देता है। चश्मा चश्मा चश्मा, अरे पता है कि आपका चश्मा टूट गया है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं चश्मा टूटे हुए और नाक में दम करके रख दिया है सबने। रोमी गुस्से से बोला, मम्मी मैं आपकी शिकायत पापा से करूंगा कि आप हर समय दादी पर चिल्लाती रहती हैं। मम्मी ने रोमी के कोमल गाल पर एक तमाचा जोर से जड़ दिया और उसके हाथ से रामायण खींच कर रख दी। रोमी रोता हुआ अपने कमरे में भाग गया और कुछ देर बाद ही रोते रोते सो गया। शाम को जब वो सोकर उठा तो उसे ड्राइंग रूम से पापा के और मम्मी की बात करने की आवाजें आ रही थी। उसे सुनाई पड़ा कि पापा किसी बात पर बहुत हंस रहे थे। वो तुरंत बिस्तर से उठा और दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। रोमी ने देखा कि सोफे पर लाल रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। रोमी खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही रोमी अपना सारा दुख दर्द भूल गया और अपने दोस्तों को अपना नया बैट दिखाने के लिए तीर की तरह घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ जब खेल कर वो थका मांदा घर में लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है तुम्हारे पापा ने हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह मसूरी के टिकट बुक करवाए हैं।
मसूरी का नाम सुनते ही रोमी खुशी से उछल पड़ा और पापा के गले लग गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, वहां तो बहुत मजा आएगा। मैं कब से कह रहा था कि मुझे मसूरी जाना है। अब वहां पर हम सब लोग एक दूसरे को बर्फ के गोले फेंक कर मारेंगे। मम्मी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, चलो अब जल्दी से सब लोग खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। तभी रोमी को अचानक दादी का ध्यान आया और उनके टूटे हुए चश्मे का भी। उसने तुरंत कहा, पर पापा, दादी का तो चश्मा टूट गया है। अरे तो तुम्हें मुझे दिन में ही फोन करके बता देना चाहिए था। पापा ने कहा, मैं ऑफिस से लौटते हुए ले आता। रोमी ने मम्मी की तरफ देखा, पर वो बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम मसूरी से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे। पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं देता है। रोमी परेशान होते हुए बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है? 4-5 दिनों की ही तो बात है। मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखकर कहा और हंसने लगी। रोमी ने आश्चर्य से मम्मी की तरफ देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का नकली दुख दर्द देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को सामने दादी की बैठी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। कि दादी उनके सामने बैठी हैं और वो चीजें टटोल रही हैं, उन्हें आंखों से नहीं दिख रहा है, वो सहारा लेकर चल रही हैं और मम्मी को उनके लिए बिल्कुल जरा सा भी तकलीफ नहीं है, जरा सा भी दुख नहीं है। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो रोमी दादी के पास जाकर बोला, दादी, मीना आंटी तो काम करने के लिए दिन में आएंगी, पर रात में और इतने बड़े घर में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा? रोमी की बात सुनकर दादी का गला रूंध गया और वो भरे गले से बोली, बेटा, क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ ही बहुत धुंधला नजर आता है, तो मेरे लिए क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर रोमी से कुछ नहीं कहा गया और वो उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे और वहां रहने वाले बच्चों को फल और मिठाइयां बांटेंगे। अनाथालय क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रोमी ने मासूमियत से पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा ने कहा। तो पापा, फिर तो आप भी अनाथ हुए? रोमी पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो इतना ज्यादा गुस्से में तमतमा गए कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो रोमी को चांटा मारने ही वाले थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी ही तो तेरे पापा की मम्मी है, तो भला पापा अनाथ कैसे हुए? रोमी भरभरा कर रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा उन्हें कभी भी इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवा देते। जबकि आप सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं देता और हम सब लोग उन्हें अकेला छोड़कर सैर सपाटे के लिए मसूरी जा रहे हैं। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की तरफ चले जा रहे थे। मम्मी ने रोमी को कसकर भींच लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और उधर दादी के कमरे में पापा दादी की गोदी में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। तो ये थी मेरी कहानी, दादी। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जादुई मोती।
बहुत समय पहले की बात है, मैं आपको बता दूँ ये जैसे जादू की कहानी होती है या जादूगर की कहानी होती है, ये कहानियाँ मुझे पर्सनली बहुत अपील करती हैं, मुझे बहुत पसंद आती हैं। क्योंकि छोटे से जब हमारे घर में किताबें आती थी, जब डैडी किताबें लाते थे, तो वो सब परियों की कथाएँ और मरमेड्स होती थी उनमें, और ये सब आसमान में उड़ने वाले जो ड्रैगन होते हैं, ये सब होते थे। तो वो जो एक फैंटेसी होती है, वो मुझे बचपन से ही बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने बहुत सारी कहानियाँ जादू की लिखी हैं। मुझे लगता है करीब मेरी 450 कहानियों में से आधी तो शायद मैजिक पे होंगी, जादू पे ही होगी। तो ये कहानी है जादुई मोती। बहुत समय पहले की बात है। इंटरनेट आ रहा है। बहुत समय पहले की बात है। हम्पी देश के राजा सुधांशु सेन की एक पुत्री थी रूपमती। वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। प्रकृति से तो उसे विशेष प्यार था। जब भी उसे समय मिलता, वो अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे निकल जाती और घंटों ठंडी और चमकीली रेत पर चलती। दूधिया चांदनी में जब वो चांद को निहारने बैठती, तो कब सुबह हो जाती उसे पता ही नहीं चलता। इसी तरह एक दिन जब वह नदी में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तो उसने एक सुनहरी मछली देखी। इतनी सुंदर मछली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने तुरंत उस मछली को पकड़ लिया और उसे गौर से देखने लगी। मुस्कुराते चांद की खिली चांदनी मछली के ऊपर पड़ रही थी और वह चांदी की तरह चमचम चमचमा रही थी। इतनी खूबसूरत मछली देखकर रूपमती और उसकी सहेलियों का मुंह आश्चर्य के मारे खुला रह गया। तभी अचानक मछली तड़पने लगी और बोली, मुझे पानी में छोड़ दो, वरना मैं मर जाऊंगी। रूपमती मछली को बोलते देखकर डर के मारे कांपने लगी और उसने तुरंत उसे पानी में वापस डाल दिया। मछली पानी में पहुंचते ही गायब हो गई और कुछ ही पलों बाद जब वो बाहर आई, तो उसके मुंह में एक चमकीला मोती था, जिसे उसने नदी के किनारे रख दिया। रूपमती कुछ पूछती, इससे पहले ही सुनहरी मछली मीठे स्वर में बोली कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दयालु हो और तुम्हें पानी से बहुत प्यार है, पर तुम जब भी इस चमकीले मोती को अपने मुंह में रखकर मुझे सच्चे मन से याद करोगी, तो जहां जहां तुम्हारे पैर पड़ेंगे वहां पर नदियां और समुद्र बन जाएंगे। और ये कहकर मछली तुरंत नदी की लहरों के अंदर चली गई। रूपमती ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने अपनी मोतियों की माला में वो चमकता हुआ जो सफेद मोती था वो डाल लिया, जिसका प्रकाश, जिसका उजाला अंधेरी रात में भी नीली आभा बिखेर रहा था। जब वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती राजमहल की ओर जा रही थी, कि तभी वहां से गुजर रहे एक बूढ़े और कुरूप जादूगर ने उसे देख लिया। इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर उसके मन में रूपमती से विवाह करने का विचार आया। वह तुरंत उसके सामने गया और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बूढ़े जादूगर के डरावने रूप को देखकर रूपमती घबराहट के मारे सूखे पत्ते सा कांपने लगी। जादूगर ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया और लाल पीला होते हुए बोला, तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना, इसीलिए तू मुझे देखकर डर रही है। अब तो मैं तुझसे ही शादी करूंगा। और ये कहकर उसने राजकुमारी को उसके लंबे बालों से पकड़कर उठा लिया और हवा में उड़ने लगा। रूपमती दर्द से चीखने लगी। उसकी सहेलियां जादूगर के पीछे पीछे दौड़ रही थी, पर भला कहाँ वो जादूगर जो हवा में उड़ा चला जा रहा था। वो सहेलियां तो उसके पास भी नहीं पहुंच पाई कि वो बादलों के आगे जाकर छिप गया। और जब उसकी सहेलियां थक हार कर परेशान हो गई, उन्हें समझ में नहीं आया वो क्या करें, तो वो वापस राजमहल की ओर भागी। और उधर जादूगर थोड़ी ही देर में बादलों के पीछे जाकर जब गुम हुआ, तो रूपमती को वो अपने देश ले गया।
रूपमती लगातार जादूगर की पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, पर वो जितना खुद को छुड़ाने का प्रयत्न करती, उतना ही ज्यादा उसके बालों में दर्द होने लगता। आखिर थक हार कर उसने समझ लिया कि अब जादूगर के चंगुल से आजाद होना नामुमकिन है। इसीलिए उसने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में बादलों के ऊपर जाकर जादूगर का महल आ गया। वहां जैसे ही जादूगर ने उसे उतारा, तो वह पल भर के लिए जैसे किसी स्वप्न लोक में चली गई। चारों ओर रुई के फाहे जैसे नन्हे बादल यहाँ वहां उड़ रहे थे। तभी जादूगर चिल्लाते हुए बोला, 2 दिन बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, तब तक तुम यहाँ पर आराम से रहो। बेचारी रूपमती, वो तो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी ही देर रोने के बाद उसकी आंखें जो थी वो जलने लगी। इसीलिए वो रंग बिरंगे फूल देखकर एक और बगीचे की तरफ चल दी। वहां पर उसने बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखा। वे सभी बहुत ही दुबले पतले और डरे हुए लग रहे थे। रूपमती उनके पास पहुंची तो वे सभी डर कर भागने लगे। रूपमती रोते हुए बोली, ना ना ना, तुम लोग मुझसे मत डरो। मुझे तो खुद ही जादूगर यहाँ पर कैद करके शादी करने के लिए ले आया है। उसके इतना कहते ही वे सारे जो लोग थे जो उससे डर रहे थे, उसके पास आ गए और उसे बताने लगे कि कैसे जादूगर उन सबको भी जबरदस्ती उनके घरों से उठा लाया था और अब उनसे जानवरों की तरह दिन रात काम कराता है। रूपमती बेचारी ये सोचकर बड़ी दुखी हो गई कि जब ये लोग यहाँ पर इस तरीके से बंदी बने हुए हैं, तो वो भी अब कभी यहाँ से जादूगर के चंगुल से निकलकर बाहर नहीं जा पाएगी। और वो सोच में पड़ गई और सोचते हुए बिना कुछ कहे वहां से चली गई। 2 दिन तक तो रूपमती भूखी प्यासी बिना कुछ खाए पिए वहां पर पड़ी रही और जादूगर के चंगुल से आजाद होने के लिए उपाय सोचती रही। अचानक उसके मन में कुछ आया और उसका कुम्हलाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठा। वह जादूगर के पास जाकर बोली, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। ये सुनकर जादूगर तो खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, हाँ हाँ, जल्दी बताओ, मैं तो तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तुम जो भी बात कहोगी मैं वो करूंगा। रूपमती ने कहा, तो आपको उन सभी लोगों को अपनी कैद से आजाद करके वापस उनके घर पर भेजना पड़ेगा, जिन्हें आपने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा है। जादूगर का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया। उसने सोचा कि बताओ, इतनी मुश्किल से तो लोगों को उनके घर से उठा उठा कर लाया है और उनको अगर वो आजाद कर देगा तो उसे जाकर दोबारा लोग पकड़ने पड़ेंगे। पर इस वक्त तो उसे रूपमती से शादी करनी थी, इसीलिए उसे उसकी सारी बातें माननी पड़ी थी। इसीलिए वो सकपकाते हुए बोला कि अरे मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। जबकि वो इतना कुटिल था कि वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि जब शादी हो जाएगी तो मैं उन लोगों को वापस से यहाँ पर पकड़ के ले आऊंगा। रूपमती से उसने कहा बड़े ही प्यार से कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और आगे से नहीं, इसी समय से, मैं इसी वक्त से तुम्हारी हर बात मानना शुरू कर दूंगा। इसीलिए जाओ, तुम सब उन सारे लोगों को बुला कर ले आओ। मैं उन सारे जितने भी लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, मैं सबको आजाद कर दूंगा। ये सुनते ही रूपमती बहुत खुश हो गई और वो दौड़कर उन सबको बुला लाई। जब उन लोगों को पता चला कि उन सबको यहाँ से वापस उनके घर भेजा जा रहा है, तो उनके चेहरे जो थे वो खुशी से चमकने लगे और वे सब रूपमती की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे कि क्या पता ऐसा ना हो कि जादूगर जो है वो उनसे झूठ बोल रहा हो। पर जादूगर को तो शादी करनी ही करनी थी, इसीलिए उसने कोई मंत्र पढ़ा और पलक झपकते ही वे सभी लोग वहां से गायब हो गए। ये देखकर जादूगर रूपमती की तरफ मुड़ा और बोला, वे सभी लोग उनके घर पहुंच गए हैं। चलो अब ऐसा है कि अब हम लोग शादी कर लेते हैं। रूपमती ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा समय दीजिए। जादूगर ये सुनकर खुश हो गया। तभी रूपमती ने अपने गले से मोतियों की माला निकाली, जिसे देखकर जादूगर ने उत्सुकता से पूछा, अरे वाह, क्या तुम मुझे इतना पसंद करने लगी हो कि इतनी सुंदर माला तुम मुझे पहना दोगी? रूपमती धीरे से हंसी और बोली, हाँ बिल्कुल पहना दूंगी, पर क्या मैं इसका सिर्फ एक मोती ले लूं?
हाँ हाँ क्यों नहीं, जितने मोती चाहे उतने मोती ले लो, ये सब कुछ तुम्हारा है। ये देश भी तुम्हारा है, ये बादल भी तुम्हारे हैं, ये चांद भी तुम्हारा है, ये सब कुछ तो तुम जो चाहती हो वो होगा। जादूगर लगभग खुशी से उछलता हुआ बोला। रूपमती ने सुनहरी मछली का दिया हुआ मोती निकालकर अपनी माला जादूगर के गले में पहना दी। और जादूगर कुछ समझ पाता इससे पहले ही रूपमती ने मोती को अपने मुंह में रखकर सुनहरी मछली को सच्चे मन से याद करना शुरू किया और अपना पैर आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने पैर आगे बढ़ाया, वहां पर थोड़ा सा पानी आ गया। जादूगर अचंभित होता हुआ बोला, ये पानी तुम्हारे चलने से आया? पर पानी कैसे आया? यहाँ तो कहीं पानी है ही नहीं। रूपमती ने मुस्कुराकर उसे देखा और दौड़ने लगी। उसके दौड़ते ही उसके पीछे नदी बहने लगी। ये देखकर वो और तेज भागने लगी और देखते ही देखते वहां विशाल नदियों की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। जादूगर रूपमती के पीछे भागा, पर उफनती नदियों की प्रचंड लहरों ने उसे अपने अंदर समेट लिया और जादूगर उन्हीं लहरों में गुम हो गया। जादूगर के मरते ही उसका सारा तिलिस्म टूट गया और रूपमती ने खुद को अपने राजमहल में पाया। उसे देखकर राजा रानी तो खुशी के मारे रोने लगे और उन्होंने अपनी बेटी को यानी रूपमती को अपने गले से लगा लिया। रूपमती ने उन्हें जादूगर के बारे में बताते हुए सुनहरी मछली के बारे में बताया। आखिर सुनहरी मछली के कारण ही तो वो वहां से जादूगर के चंगुल से आजाद होके आ पाई थी और राजा रानी की आज्ञा लेकर वो चल दी सुनहरी मछली से मिलने के लिए, जिसके कारण आज वो फिर से दोबारा अपने राजमहल में आ गई थी। तो ये थी मेरी कहानी सुनहरी मछली और मोती, जादुई मोती भी कह सकते हैं। तीसरी कहानी मैं आपको अपनी सुनाने जा रही हूँ, चांद और लंबू की दोस्ती। चांद पे भी मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं क्योंकि मुझे चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। शायद ये कारण है कि घूम फिर के चांद हर तीसरी चौथी कहानी में लौट आता है और चांद आता है तो फिर उसके साथ सितारे भी चले ही आते हैं। तो ये मेरी कहानी है चांद और लंबू की दोस्ती। रोज की तरह आज फिर खेल खेल में चांद सितारों की आपस में लड़ाई हो गई। चांद बेचारा क्या करता, वो एक तरफ अकेला पड़ जाता और ढेर सारे सितारे एक तरफ। आखिर चांद रूठ गया और बोला, मैं जा रहा हूं धरती की ओर। चांद रूठ गया और बोला, मैं धरती की ओर कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। चांद और लंबू की दोस्ती है, कुछ टेक्निकल दिक्कत थी इसलिए मैं कहानी फिर से शुरू कर रही हूँ। रोज की तरह आज फिर खेल खेल में चांद सितारों की आपस में लड़ाई हो गई। चांद बेचारा क्या करता, वो एक तरफ अकेला पड़ जाता और ढेर सारे सितारे एक तरफ। आखिर चांद रूठ गया और बोला, अब मैं जा रहा हूँ धरती की ओर। सितारे यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने उसे बहुत मनाया, उसकी बड़ी खुशामद की, पर रूठा हुआ चांद नहीं माना। नन्हा सा चमकता हुआ सितारा चांद की मनुहार करते हुए बोला, हम लोग भले ही लड़ते हैं झगड़ते हैं पर कितने अच्छे दोस्त हैं। यहाँ से जाकर तो तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। पर नाराज चांद फिर भी नहीं माना और वहां से चल दिया। जैसे जैसे वो नीचे की ओर आ रहा था उसे बहुत खुशी हो रही थी। हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, ठंडी हवा जैसे उसे अपनी ओर खींच रहे थे। उसने मन ही मन सोचा,
अच्छा हुआ जो मेरी सितारों से लड़ाई हो गई, वरना मैं कभी भी इतनी खूबसूरत चीजें देख ही नहीं पाता। कभी वह पीला फूल छूता, तो कभी गुलाबी, कभी नीला, तो कभी सफेद। रात में चांद जिस भी जगह से गुजर रहा था, वहां पर चांदनी बिखरती चली जा रही थी। कहीं पर खरगोश उछल कूद कर रहे थे, तो कहीं गिलहरियां सर पर दौड़ रही थी। चांद को यह देखकर बहुत मजा आ रहा था। बहुत देर से उड़ते हुए चांद बहुत देर से चांद उड़ रहा था, इसलिए वो बहुत थक गया था और वो जाकर थका हुआ एक पेड़ की डाली पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। तभी उधर से लंबू जिराफ निकला। लंबू ने चांद को देखकर कोई चमकीली खाने वाली चीज समझी और उसने गर्दन ऊंची करके चांद को काट लिया। चांद दर्द से बिलबिला उठा और घबराहट के मारे वहां से उड़ गया। चांद को उड़ते देखकर लंबू को बड़ा मजा आया। लंबू चांद के पीछे पीछे भागा। चांद ने कहा कि अरे मैं चांद हूँ, आज पहली बार जमीन पर आया और तुमने मुझे काट लिया। लंबू बोला क्योंकि तुम तो पेड़ पर टंगे थे और भला पेड़ पे कहीं चांद टंगता है? अगर तुम पेड़ पर चढ़ जाओ तो क्या तुम्हें काट लेना चाहिए? चांद चिढ़ते हुए बोला। हाँ 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 करके लंबू जोरों से हंस दिया। चांद ने उसे गुस्से से देखा तो लंबू मासूमियत से बोला, पेड़ों पर तो फल लगते हैं जो खाए जाते हैं, मैंने सोचा कि तुम कोई चमकीले फल हो। चांद ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम बहुत लंबे हो, इसीलिए आसानी से सबसे ऊंची डाल तक भी पहुंच गए। लंबू अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। सुबह होने वाली है, अब मैं ऊपर जाता हूँ, वरना सूरज आ जाएगा, चांद ने कहा। लंबू बोला, पर अब मैं तुमसे मिलूंगा कैसे? क्यों, अब तुम्हें क्या मुझे दोबारा काटना है? चांद ने कहा। नहीं नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लंबू बोला। चांद ने कहा, तुम जब भी मुझसे मिलना चाहो, इसी पेड़ के पास आकर मुझे पुकारना। तुम इतने लंबे हो जाओगे कि मुझसे आसमान तक आकर मिल सकोगे। लंबू ये सुनकर बहुत खुश हो गया और हंस दिया। चांद उससे विदा लेकर आसमान की ओर बढ़ चला। चांद को आया देखकर सितारे बहुत खुश हो गए और उसे घेर कर बैठ गए। आसमान में जाकर चांद ने सितारों को पेड़ पौधों, तितली, फूल और भी न जाने कितनी कितनी सारी बातें बताई पृथ्वी लोक की। पर वह सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर अगर किसी के बारे में बता रहा था तो वो था उसका दोस्त लंबू। सभी सितारे लंबू से मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। चांद बोला, वह जब भी मुझसे मिलना चाहेगा तो वो यहाँ पर पहुंच सकता है, क्योंकि मैं उससे ये बात कह कर आया हूँ कि वो पेड़ के पास खड़े होकर मुझे बुलाएगा तो वो इतना लंबा हो जाएगा कि वो आसमान तक आ सकता है, और जब वो यहाँ आएगा तो मैं तुम सबको भी उससे मिलवा दूंगा। उधर लंबू को भी चांद की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो अगली ही रात को उस पेड़ के पास पहुंच गया और चांद की ओर देखते हुए बोला, चांद मेरे दोस्त, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। चांद ने तुरंत कुछ सुनहरे कण ऊपर से फेंके, जिससे लंबू लंबा ही होता चला गया, लंबा और लंबा, बहुत लंबा। कुछ ही देर में वो इतना लंबा हो गया कि चांद के पास पहुंच गया और उसका मुंह बादलों के पार भी चला गया। चांद उसे देखकर बहुत खुश हो गया। लंबू को देखकर सितारे भी दौड़ते हुए उसके पास आ गए। जितना आश्चर्य सितारों को लंबू को देखकर हो रहा था, उससे ज्यादा आश्चर्य लंबू जगमगाते हुए सितारों को देखकर कर रहा था। लंबू चांद के साथ बैठकर बहुत देर तक बातें करता रहा, गप्पे मारता रहा। उसे जंगल के रंग बिरंगे फूल, सुनहरी मछलियों वाली नदी और अपने दोस्तों के बारे में बताने में बड़ा मजा आ रहा था। सितारों को भी ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, भला उन्होंने ये सब चीजें कभी देखी ही नहीं थी। अगली रात को फिर से आने का कहकर लंबू पृथ्वी लोक पर जैसे ही लौटने को हुआ, चांद ने उसके ऊपर कुछ चमकीले कण फेंके और उसका कद वापस छोटा होता चला गया। कुछ ही देर बाद वो जंगल में उसी पेड़ के पास आ गया। एक रात जब लंबू चांद के पास जा रहा था तो उसी पेड़ पर बैठे हुए मोंटू बंदर ने उसे देख लिया। मोंटू बंदर उसे बहुत गौर से देख रहा था। पहले तो मोंटू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, पर बहुत देर बाद आंखें मिचमिचाने के बाद भी जब उसे लंबू आसमान तक जाते हुए दिखा तो उसे विश्वास हो गया कि लंबू आसमान तक आ और जा सकता है। वह अगले ही दिन कूदता फांदता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा और एक डाली के पास बैठकर लंबू का रास्ता देखने लगा।
उस रात में जब उस रात लंबू पेड़ के पास आकर बोला कि मेरे दोस्त चांद, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तभी अचानक जो मोंटू बंदर था उसके कान खड़े हो गए और जैसे ही लंबू के ऊपर कुछ सुनहरे कण गिरे और लंबू का कद बढ़ने लगा तो मोंटू तुरंत कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गया। लंबू मोंटू को देखकर सकपका गया और उसे अपनी पीठ से गिराने की कोशिश करने लगा, पर मोंटू ने लंबू को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। लंबू गिड़गिड़ाते हुए बोला, अरे तुम मत चलो, चांद ने सिर्फ मुझे आने के लिए कहा है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मोंटू बोला, अगर तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं पूरे जंगल में बता दूंगा कि तुम हर रात में चांद के पास मिलने के लिए जाते हो और इस तरह से अभी तो सिर्फ अकेला मैं ही सवार हूँ, फिर पूरा जंगल तुम्हारी पीठ पे सवार हो जाएगा। ये सुनकर बेचारा सीधा साधा लंबू बहुत घबरा गया और डर के मारे चुप हो गया। जब लंबू बादलों को पार करके चांद के पास पहुंचा तो मोंटू उछलकर खड़ा हो गया। चांद के साथ साथ सभी सितारे मोंटू को देखकर हक्का बक्का रह गए। चांद ने मोंटू की तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? लंबू ने चांद को पूरी बात बताते हुए कहा, ये मुझे डरा कर लाया है। ये कह रहा था कि अगर मैं इसे अपने साथ नहीं लाया तो ये पूरे जंगल को हमारी दोस्ती के बारे में बता देगा और पूरा जंगल हमारी पीठ पे सवार हो जाएगा। चांद लंबू के भोलेपन पे मुस्कुरा दिया। उसने सोचा भला पूरा जंगल कैसे लंबू की पीठ पे सवार हो जाएगा, पर वो कुछ नहीं बोला। उसने बंदर से कहा, ठीक है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो, हमारे साथ खूब खेलो और ढेर सारी बातें करो, हमको बहुत अच्छा लगेगा। पर मोंटू तो बहुत शैतान था, उसको भला बातें कहाँ सुहाती थी। वो तो इतना ज्यादा शैतान था कि जंगल में रहने वाले सभी जानवर उसको देखते ही इधर उधर छिप जाते। मोंटू ने सोचा कि मैं अगर चांद और सितारों वाली बात किसी को बताऊंगा तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए उसने अपने पास से एक छोटा सा चाकू निकाला और उसने चांद का एक कोना चाकू से काट दिया। चांद बेचारा दर्द से तड़प उठा और चीखता हुआ डर के मारे पीछे हट गया। बेचारा लंबू भी चांद की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो गया। उसने गुस्से में मोंटू से कहा कि मैं तुम्हें अभी नीचे फेंक दूंगा। और मोंटू तो कोई कम नहीं था, वो तो सबसे शैतान था। वो तुरंत लंबू की पीठ पर चढ़ के बैठ गया और उसके गले को कस के पकड़ लिया। चांद की तकलीफ देखकर सितारों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लंबू के ऊपर छोटा आकार करने वाली चमकीली किरणें बिखेर दी। लंबू का जो कद था वो छोटा होने लगा और कुछ ही पलों बाद वो नीचे आ गया। उसके साथ ही मोंटू भी जंगल में नीचे आ गया। लंबू जब तक उससे कुछ कहता तब तक मोंटू हंसता हुआ भाग गया। लंबू को चांद के लिए बहुत दुख हुआ। वो पेड़ के पास खड़ा होकर रोने लगा। वह कई दिन तक पेड़ के पास गया और उसने चांद को बुलाया, बहुत बुलाया कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम एक बार मुझे अपने पास बुला लो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। मुझे नहीं पता था कि जो बंदर है वो अपने साथ चाकू लेकर जाएगा। और वो कई बार रोकर कहता कि चांद मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पर चांद ने उसे नहीं बुलाया। लंबू सोचता था क्या चांद भी उससे नाराज हो गया है, पर वो नहीं जानता था कि चांद उसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, और उसे अपने पास बुलाना चाहता था। पर सितारों ने चांद को कभी ऐसा करने नहीं दिया। उन्हें डर था कि मोंटू कहीं फिर से आकर उन सबको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लंबू की याद में चांद हमेशा आता रहा और चमकता रहा, और ठीक होने के बाद कभी तो वो पूरा गोल चमचमाता हुआ दिखता और कभी अपने आप को बादलों के बीच थोड़ा सा ऐसा ढक लेता कि वो आधा ही दिखे। वो चाहता था कि लंबू को याद आ जाए कि अगर वो उसे ऊपर बुलाएगा तो मोंटू भी उसके साथ आसमान में आ जाएगा। चांद और लंबू की दोस्ती अभी भी है। लंबू पेड़ के पास जाकर चांद को निहारता है और चांद हमेशा लंबू को देखकर अपनी दोस्ती याद करता है, और उसने वो सुनहरे कण अभी भी संभाल कर रखे हैं कि जिस दिन उससे रहा नहीं जाएगा उस दिन वो अपने दोस्त को आसमान में जरूर बुला लेगा। तो ये थी कार्यक्रम की अंतिम कहानी, और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूंगी, और फिर मौका मिला तो फिर मैं आपके सम्मुख आऊंगी अपनी कहानियों के साथ। नमस्कार।